नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार केंद्र ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहे। जिन नेताओं को इतने बड़े फैसले के बाद नजरबंद किया गया, आखिरकार उनके साथ आज बैठक बुलाई गई। 3.5 घंटे तक चली और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली और दिल की दूरी कम करनी होगी। नीता और नजीर की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिल्ली और दिल्ली के बीच की दूरी कम करने की बात कही। हालांकि इस जज्बाती लाइन के अलावा जो ठोस राजनीतिक पहलकदमियां बैठक से निकलती दिखी, उनमें 3 बातें हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल होगा। राज्य में परिसीमन के बाद ही फिर से चुनाव होंगे। राज्य को लेकर हर फैसला संविधान के दायरे में होगा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और उसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने साफ किया कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बेशक से वो इसका लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहां पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। उधर बीजेपी और सरकार से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की पहल की बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। कश्मीर के जख्म बड़े हैं, जिन्हें लगातार राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली से भी भरा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो जानकारी सभी नेताओं के साथ साझा की गई, उसके मुताबिक 40 लोग थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी केसेस को, जो पुराने हैं और जो नए हैं, उन्हें रिव्यू करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। प्रयागराज में गंगा में पानी बढ़ जाने से नदी में कटान होने लगी है और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया था वो गंगा में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे 100 से ज्यादा शवों का नगर निगम ने अंतिम संस्कार किया। यह किसी की बेटी होंगी, किसी की पत्नी या किसी की माँ। जन्म से मौत तक जिंदगी में न जाने कितने रिश्ते बने होंगे, कितने अटूट रिश्ते। शायद किसी ने सप्तपदी में कई वचन दिए होंगे, शायद किसी ने 7 जन्मों के साथ का भी वादा किया होगा, लेकिन मौत के बाद यहाँ फेंक गए, जो न दफन हो सकी और ना ही जल में प्रवाहित। कुछ ऐसी महिलाएं के भी शव निकले हुए हैं जिसके अभी नेल पॉलिश तक भी हम लोगों ने देखा, यहाँ देख रहे हैं कि नेल पॉलिश तक भी उसका चूड़ी पड़ी हुई है हाथ में और नेल पॉलिश भी पड़ा हुआ है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि सुंदर सी साड़ी पहनी हुई हैं, उनके ऊपर ना तो कोई
रामनामी है, ना कफन है। तो अब इनके परिवार वाले की क्या मानसिक पीड़ा दशा रही होगी, अब ये तो जानना अब हम लोगों के बस का है नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में प्रयागराज में गंगा किनारे पूरे कब्रिस्तान नजर आए। हालांकि कुछ हिंदू लोग भी नाबालिग बच्चों, कुंवारी कन्याओं वगैरह के शव दफनाते रहे हैं, लेकिन गंगा किनारे इनका विस्तार इतना बड़ा कभी नहीं था। बारिश और दरिया की कटान से वे शव बाहर आ गए हैं। अब नगर निगम के लोग खुद अपने हाथों उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम हर एक प्रत्येक शव का अलग अलग चिता सजाते हैं, उसको सजवा रहे हैं, तैयार करवाते हैं, और प्रत्येक शव पे देसी घी का अर्पण होता है, चंदन का अर्पण होता है, और कपूर से उनका मुखाग्नि दी जा रही है। और जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है उसका साथ साथ में मन ही मन मंत्रोच्चारण भी स्वतः करता रहा। हिंदू मान्यता है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा माँ के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए गंगा में स्नान से लेकर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार तक की परंपरा रही है। लेकिन अपने प्यारों को गंगा किनारे फेंक देने की मिसालें शायद ही मिलती हैं। ये तो देखने से ही आपको ही स्पष्ट है कि ये नली लगी हुई थी कि एक बीमार आदमी था कोई, उसके परिवार वाले जैसे अपना वो पीछा छुड़ाने के लिए अपना यहाँ ऐसे तैसे छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं तो भाई अब उनको अपने शव से, अपने परिजन से भय हो गया, क्या था अब हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन छोड़ के चले गए। तो दिख ही रहा है कि ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। वाकई वो कितने बदनसीब होंगे जिन्हें दफन के लिए ना तो 2 गज जमीन मिली, ना बहने के लिए कोई दरिया। अब कोई मरने के बाद अपना अंतिम संस्कार तो कर नहीं सकता है। जाहिर सी बात है किसकी गलती है, घर वालों की, उनके चाहने वालों की। प्रयागराज में नितिन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र राज्य हमेशा से कोविड हॉटस्पॉट रहा है। सबसे ज्यादा वायरस के म्यूटेशन इसी राज्य में होते हैं, सबसे घातक वेरिएंट इसी राज्य में मिलते हैं, यहीं पर खोज होती है। दूसरी लहर की शुरुआत भी यहां से हुई जब डेल्टा वेरिएंट मिला, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है। 1 या 2 नहीं बल्कि 21 मामलों में। तो क्यों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वायरस म्यूटेट कर रहा है, जानकार और वैज्ञानिक इसकी वजह बता रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से ही क्यों होती है म्यूटेशन की शुरुआत? घातक वेरिएंट की खोज सबसे पहले महाराष्ट्र में ही क्यों? पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट B16172 का पहला मामला सामने आया था। दूसरी लहर के लिए इसे ही जिम्मेदार माना जाता है। म्यूटेशन पर अध्ययन के लिए नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 733 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि वायरस 47 बार म्यूटेट हो चुका है। 15 मई के बाद महाराष्ट्र ने कुल 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे, और महाराष्ट्र के इन्हीं सैंपल से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की पहचान हुई है। देखते ही देखते डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। डेल्टा प्लस के भी 2 वेरिएंट बताए जा रहे हैं, जिसे AY1 और AY2 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई कोविड टास्क फोर्स इसके अलग अलग कारण समझने की कोशिश कर रही है। टास्क फोर्स के मुताबिक महाराष्ट्र अकेला राज्य है जो अपने 36 जिलों में से प्रत्येक से लगभग 100 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहा है, इसलिए म्यूटेशन की पहचान आसान होती है। फिलहाल 1,21,859 एक्टिव केस देख रहे महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या शुरुआत से ही ज्यादा रही है। लंबे वक्त तक मरीजों में वायरस की मौजूदगी भी म्यूटेशन में मदद करती है। भारी संख्या में और लगातार विदेशी यात्रियों की आवाजाही, तटीय राज्य होने के कारण जारी समुद्री कारोबार, जनसंख्या घनत्व और मौसम जैसे अलग अलग फैक्टर्स कारणों की लंबी सूची में शामिल हो सकते हैं। कि महाराष्ट्र जो है ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्रगतिशील स्टेट है। मुंबई और आसपास का इलाका जो है इसका फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, तो स्वाभाविक है कि लोग जो है मुंबई में आना जाना
बहुत ज्यादा लगा रहता है दूसरे स्टेट से भी, और इस वजह से जो है कि पेशेंट्स भी आ सकते हैं और स्ट्रेन में जो है म्यूटेशंस हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र एकमेव अभी राज्य है जो कि हर महीने 100 सैंपल्स हर डिस्ट्रिक्ट से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ले रहा है, और इस वजह से है हम लोग जो है वो एक्चुअली ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको पकड़ पाए। सरकार के कई बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह और बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली ने समुद्री कारोबार, नमी भरे मौसम जैसे कई फैक्टर को म्यूटेशन का कारण माना है। तो केसेस भी सबसे ज्यादा हमेशा सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है, केरला में आता है, फिर गुजरात और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। बाकी जो मौसम का इफेक्ट है, डेफिनेटली मौसम जैसे पहले हमारे यहाँ पे रहता है, उसके बाद में जैसे बारिश पहले यहाँ आ रही है उसके बाद बाकी कंट्री में आती है, या पहले जैसे गर्मी वगैरह है यहाँ होती है, बाकी सब जगह होती है। ये बेसिकली थोड़ा सा मुझे पोर्ट वगैरह का रीजन लगता है, प्लस यहाँ एंट्रीज जो होती है सबसे ज्यादा एंट्री पॉइंट केरला और महाराष्ट्र में है, तो इसकी यही मुझे सबसे बड़ी मुख्य वजह लगती है कि यहाँ पहले आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। द एयर रूट, जो एयर रूट मुंबई महाराष्ट्र का है, प्लस पॉपुलेटेड कंडीशन ऑफ दिस सिटी का। सेकंड, जो सी रूट अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉरेनर्स या फॉरेन से गुड्स और सप्लाई सी रूट से आते हैं, और अगर हम मिडिल ईस्ट को जोड़ते हैं कि मिडिल ईस्ट से कोई भी कनेक्शन मुंबई के थ्रू आती है। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस हमको महाराष्ट्र मुंबई में मिला था, क्योंकि वो भी केस दुबई के थ्रू आ रहा था। तो दीज आर द 3-4 फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र के थ्रू हो रहा है। म्यूटेशन के कारणों की पड़ताल जारी है। तीसरी लहर की तारीख तय नहीं, पर आने का अंदेशा कायम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण के खिलाफ कर्मचारी सड़क पर हैं। फैक्ट्री बोर्ड के तीनों फेडरेशन ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि अगर सरकार ने निगमीकरण के अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और यूपी से उड़ीसा तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में हर सुबह ऐसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ हैं। उनमें तरह तरह के अंदेशे हैं और उतनी ही नाराजगी भी। सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सुबह नारा दे रहा है, कारपोरेशन खिलाफ में लड़ना शुरू हो गया। कानून का समय 144 सेक्शन भी है, फिर भी लड़ना जरूरी है, जीना जरूरी है, नौकरी बचने के लिए करना भी जरूरी है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। यहाँ हथियार बनते रहे हैं। इन्हें एक बोर्ड चलाता है, लेकिन सरकार इन्हें अब 7 कॉरपोरेशन में बदलने जा रही है। इसे निजीकरण की ओर पहला कदम माना जा रहा है। इन फैक्ट्रियों में तीनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडिया नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है कि ये फैसला वापस हो। 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बात है। हमने तय किया सामूहिक रूप से कि हम 19 जुलाई से हम हड़ताल पे जाने वाले हैं। एक बड़ी चुनौती है, लोगों के मन में ये विश्वास भी बनाए रखना होगा कि सरकार के सामने हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उनके किसी भी दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। 16 जून को कैबिनेट ने इन फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट बनाने का फैसला किया। अब ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ काम कर रहे करीब 74,000 कर्मचारियों का क्या होगा। यही नहीं, देश की रक्षा तैयारियों का क्या होगा। इस फैसले के तत्काल बाद फैक्ट्रियों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने ये देश के सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। सरकार जो आयुध निर्माणियाँ, आज 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, करगिल का युद्ध हो, चाहे हमारे आतंकवादियों से हमारे जवान रोज 2-4 होते हैं, हम उनको साजो सामान बना कर देते हैं, जूते से लेकर टैंक तक का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन सरकार छीनना चाहती है इस काम को। सरकार विदेशी पूंजीपतियों को देना चाहती है। सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं, हम न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। सरकार की दलील है कि निगमीकरण से सामान की क्वालिटी और समय पर सेना को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन इन कर्मचारियों का मानना है कि ये न तो देश हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में। सरकार इन कारखानों का आधुनिकीकरण करे तो बात बने।
निगमीकरण कर्मचारियों को असुरक्षित बनाएगा और कामकाज के माहौल पर भी असर डालेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के कार्यकर्ता जब टीएमसी में शामिल हुए तो उन पर सैनिटाइजर स्प्रे किया गया और कहा गया कि बीजेपी का वायरस खत्म करना इसका मकसद था। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बुंदेलखंड के महोबा में एक दबंग ने अपने बटाईदार के सामने एक शर्त रखी है कि उसकी बटाई का हिस्सा उसे तभी मिलेगा जब वो अपने पूरे परिवार के साथ उसके पैर छुएगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आरती की आंखों में आंसू हैं और दिल में बेबसी। 3 बहनों में वो सबसे बड़ी है, 21 साल की। गरीब है लेकिन ज़हीन है, बीएससी कर रही है। बटाई का अनाज बिकने के बाद उसकी शादी होनी थी, लेकिन बटाई का अनाज ना मिलने से शादी ना हो सकी। क्या करे, एक लोग कमाने वाला जैसा चलता है अपना गुजारा चला लेते हैं। अगर सरकार का राशन नहीं मिलता तो हमारा तो कोई गुजारा भी नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं। शादी होनी थी वो भी कैंसिल हो गई। बोल रहे थे कि अब जब गल्ला ही नहीं है तो शादी कहाँ से हो जाएगी। महोबा का मकरबई मिलीजुली आबादी वाला गांव है। बाबूराम ने चंद्रशेखर से मिलकर करीब 18 बीघा खेत में बटाई की खेती की। पूरे परिवार ने साल भर खेती कर चना और गेहूं पैदा किया। उसे बटाई के आधे अनाज के अलावा खेत की रखवाली करने, फसल काटने के एवज में भी अनाज मिलना था, जिसकी कीमत करीब 70,000 है। साल भर हम उसमें 2 पत्नी और हम लगे रहे, 2 जने पति पत्नी दोनों उसमें मेहनत की। और ये सब लोग जब खेत कतलाई हो गई, मतलब गेहूँ कट गया थ्रेसर से चना, तो साहब हम जब हमने बांटेगा कहो तो बोले ऐसा है अभी नहीं बटेगा, ये अब तुमको पाँव पड़ना पड़ेगा। अप्रैल में मकरबई गांव में प्रधानी के चुनाव की धूम थी। गांव में पंचायत की सियासत उफान पे थी। आरोपी चंद्रशेखर की भाभी सुनीता देवी भी मैदान में थी। आरोप है कि चंद्रशेखर ने बाबूराम से कहा कि पहले अपने परिवार और जाति का वोट उसकी भाभी को दिलवाए, फिर उसे अनाज मिलेगा। चुनाव में ये ठाड़े थे जब इसने कहा था कि कसम दिला के हमारे पापा मम्मी कोई नहीं था, हाथ से कर दिलाए थे कि कह जाते पहले वोट दो जब हम देंगे। बोल रहे थे वोटिंग खुल जाने दो 2 तारीख को, और जब तुम्हारा गला बांटेंगे तो इनकी वोटिंग हो गई। फिर मतलब गाली गलौज देने लगे कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जितवाए नहीं, जाओ हमें तुम्हें गला नहीं बांटे। हमारे पापा मम्मी को गाली रोज सुबह शाम देता है। इनका एक लड़का है जयकरण, उसको ज्यादा गालियाँ नहीं देता है। लेकिन गांव में जीत किसी और की हो गई। चंद्रशेखर की भाभी चुनाव हार गईं। बाबूराम का परिवार कहता है कि इससे वो नाराज हो गए। अब बाबूराम ने पुलिस से शिकायत कर अपने हिस्से का अनाज दिलाने की गुजारिश की है। कंप्लेनेंट का ये कहना है कि हम उनसे अपना अनाज वापस मांग रहे हैं, परंतु वो देने से इनकार कर रहे हैं। और इसके संबंध में उसने कुछ और भी तरह के आरोप लगाए हैं। इसके संबंध में मैंने जांच के लिए इसको दिया है और जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सदियों से सामंतवादी लोग दलितों को झुका करके विजयी होने का एहसास करते रहे हैं। नाइजीरियन कवि चिनुआ अचेबे की एक कविता है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरनों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। इस मुल्क में हिरनों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया है, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है। महोबा में इरफान पठान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बंगाल से, जहां बीरभूम जिले में 150 बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। जब ये शामिल हुए कार्यकर्ता तो इन पर सैनिटाइजर स्प्रे किया गया और कहा गया कि मकसद बीजेपी का कीड़ा निकालना था। बीरभूम के इलाम बाजार ब्लॉक में करीब 150 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जब टीएमसी में शामिल हुए तो ये नज़ारा देखने को मिला। शुद्धिकरण करने के नाम पर इनके ऊपर इस तरीके से सैनिटाइजर छिड़का गया और पार्टी का झंडा पकड़ाया गया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीजेपी के वायरस को खत्म किया जा सके। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।